मैं कांस्टेबल था तब मैंने सोचा कि यार सब इंस्पेक्टर बन जाऊँ, फिर एसएससी कर सकता हूँ। तो एक चैनल अगर हम बढ़ते रहें एक सही डायरेक्शन में, तो हमारे जो भी एम है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जानेंगे झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव से आने वाले एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से लेकर आईपीएस तक का सफर तय किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विजय सिंह गुर्जर की, जो 2018 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। मैं एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट भी आज के हिसाब से कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है अगर मैं एक सही डायरेक्शन लेके हार्ड वर्क करके बिना किसी कोचिंग की कोई ज़्यादा सपोर्ट लिए अगर मैं कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है प्रिपरेशन करने वाला कोई भी आदमी कर सकता है। मैंने सिविल सर्विस 2017 में मेरी 574 रैंक है और इंडियन पुलिस सर्विस मुझे अलॉट हुआ है। ये ऐसा सपना है जो आप आपकी क्लास चेंज कर देगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी चेंज कर देगा, फर्श से उठा के अर्श में रख देगा। नॉर्मली हमें लगता है जब हम परेशान होते हैं कि मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, या सब लोगों की लाइफ तो आराम से हो रही है, सबको घर वाले अच्छे पैसे दे रहे हैं, उन्हें जॉब भी नहीं करनी है, उन्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। सब जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए। लैंग्वेज कोई बार नहीं है, ना ही आप बैकफुट पे हैं, ये स्ट्रॉन्गनेस है हमारी, इसको काम में लीजिए। हम ऐसा पल होते हैं तो नॉर्मल फेज है कि निराश हो जाते हैं, मन करता है कि छोड़ दें या ऐसी जगह चल लें जहाँ पे हमारे लिए ईजी रहे। पूरा अपना जितनी एनर्जी हम में है वो अगर हम पूरी डाल देंगे, जो गाँव की मिट्टी में पके हुए लोग हैं उनकी एनर्जी, उनकी जो क्षमताएं हैं वो शहरी लोगों से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हम बस इसको पहचान नहीं पाते हैं। हम डिमोलाइज हैं तो हम कम पढ़ सकते हैं, पर हमें पढ़ना जरूर चाहिए कि अगर हम दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो चलें, चल नहीं सकते हैं तो रहेंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ पे अगर हम उसी जगह पे रहेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे एक दिन में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय सिंह गुर्जर है। मैंने सिविल सर्विस 2017 में मेरी 574 रैंक है और इंडियन पुलिस सर्विस मुझे अलॉट हुआ है। मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में देवीपुरा बणी गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी श्री लक्ष्मण सिंह किसान हैं और माता श्रीमती चंदा देवी गृहिणी हैं। उसके अलावा वे पापा की पशुपालन में और खेती के काम में भी हेल्प करते हैं। हम लोग 5 भाई बहन हैं, जिनमें मैं तीसरे नंबर का हूँ। 2 भाई हैं हम, जिनमें मैं बड़ा हूँ, एक छोटा भाई है। बचपन में स्कूलिंग है वो मेरी गाँव से हुई है। 11th के बाद मैंने संस्कृत मीडियम से पढ़ाई की है, वरिष्ठ उपाध्याय किया है, उसके बाद मैंने शास्त्री किया है। बचपन में तैयारी के दौरान कभी मन में ये नहीं था कि मुझे सिविल सर्विस करना है, आईएएस बनना है और यहाँ तक पहुँचना है, ये भी मेरा मोटो नहीं था। एक जो सिंपल लड़के गांव वाले का थॉट जो होता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ना है, एक अच्छी जॉब पा लेनी है, तो उसके लिए ही शुरू में मैंने प्रयास किया था। नॉर्मली गांव में होता है कि जिस घर में गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उस फैमिली की और उस लड़के की, उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट समाज में थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट जॉब का था कि हाँ हमें कुछ गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो इसीलिए पापा ने 11th में संस्कृत में एडमिशन कराया ताकि मैं संस्कृत पढ़ूँ और उसके बाद मैं टीचर बन सकूँ। आर्थिक हालात एकदम ख़राब नहीं थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे कि बहुत अच्छी जगह पढ़ाई की जा सकती है। मुझे याद है जब हम लोग स्कूलिंग में थे तो जब हम फसल कटाई करते हैं, राजस्थानी में इसको लावणी बोलते हैं, तो हमें 4 बजे पापा 3 बजे या 4 बजे उठाते थे, फिर हम लोग 8 बजे तक फसल कटाई करते थे। उसके बाद में स्कूल जाते थे। वापस स्कूल से आने के बाद भी इवनिंग का ये रूटीन हुआ करता था। खेती से आय को और हेल्प करने के लिए, आय बढ़ाने के लिए पापा पुष्कर मेले से ऊँट, छोटे ऊँट लेके आते थे। उनको हम लोग हल जोतने में और गाड़ी चलाने में ट्रेंड करते थे। तो जब सारे बच्चे छुट्टियों में ननिहाल में हुआ करते थे तो हम दोनों भाई, अजय नाम है मेरे भाई का, तो एक आगे रहता था, वो उसको रस्सी पकड़ के चलाता था और एक पीछे हल पकड़ता था। हम उसको गर्मियों गर्मियों में उस ऊँट को ट्रेंड करते थे कि वो 3-4 हज़ार रुपये में पुष्कर मेले से लाते थे और फिर वो 15 से 20 हज़ार में बिक जाता था। तो ये हमारे घर का नॉर्मल रूटीन था जब मैं स्कूलिंग में था। पापा ने शिक्षा पे पापा का हमेशा इंटरेस्ट रहा कि वो खुद ज़्यादा नहीं पढ़ पाए तो इसका उन्हें हमेशा मलाल रहा। तो वो चाह रहे थे कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें। मेरी बड़ी बहन है मैनावती, उनको वो गांव में हमारी पहली महिला ग्रेजुएट हैं। तो काफ़ी विरोधों के बावजूद उनको पापा ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाया। उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी दीदी ने कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि गांव के जो लड़के हैं, हमारे गांव का माहौल थोड़ा सा पढ़ाई को लेके ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो डाइवर्ट होने के चांसेस काफ़ी थे। तो दीदी ने काफ़ी हेल्प की कि नहीं, कम से कम स्कूल जाते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो। तो 11th के बाद जब संस्कृत में एडमिशन लिया तो सोचा कि टीचर बनना है, तो थोड़ा मैंने कोशिश की शास्त्री होने तक की, लेकिन मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं था टीचर बनने में, तो शायद अधूरे मन से वो कोशिश की गई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई थी 2010 में।
तो एक मेरा फ्रेंड ओम प्रकाश पहले से दिल्ली पुलिस में था, उसने हेल्प की मेरी यहाँ, वो मुझे लेके आया, उसने खुद ने फाइनेंस किया यहाँ मेरी पढ़ाई। 1 महीने तक मैंने यहाँ पे कोचिंग की, मुखर्जी नगर में मैं एक पीजी में रहा। अ, वो 1 महीने मैंने मतलब जॉब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय कि लगा कि सब कुछ छोड़-छाड़ के भी 1 महीने अब कितना भी हार्ड वर्क कर लिया जाए, तो अगर सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, परिवार को हेल्प मिल जाएगी। अ, तो मैंने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया था। 1 महीने था मेरे एग्ज़ाम में, सिर्फ़ 1 महीने में यहाँ आया और 1 महीने कांस्टेबल के लिए जब तैयारी की और उसमें से 100 में से जब मैं पेपर देके बाहर निकला तो 100 में से 89 क्वेश्चंस मेरे सही थे। तो उसको देख के मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि संस्कृत वाला होते हुए भी मैंने मैथ, रीजनिंग जैसे जिस सिलेबस में है उसको लेके मैंने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो फिर लगा कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि यार हम 100 में से 89, जहाँ पे बाकी काफ़ी समय से जो तैयारी कर रहे थे वो लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, आगे थोड़ा सा और करना है। तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी मैंने शुरू कर दी, लेकिन तब ऑब्वियसली एक फ्रेंड भी एक लिमिट तक हेल्प कर सकते हैं, तो कोचिंग करना या मुखर्जी नगर रहना ये पॉसिबल नहीं था। तो मामा जी आर्मी में थे, उनका सिपाही थे तब वो, तो उनको एक छोटा सा क्वार्टर मिला हुआ था शंकर विहार में, दिल्ली कैंट के पास। तो उनके साथ मैं रहा 3 महीने तक यहाँ, जब तक मेरा सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ। और जितनी कोशिश मैं कर सकता था उतनी मैंने की। बीच-बीच में मैं मुखर्जी नगर आता था कि बाकी लोग कैसी, ये देखने के लिए कि बाकी लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं, उनका कैसा स्कोर हो रहा है। उनसे मैं कुछ मॉक पेपर ले लेता था, उनको मैं सॉल्व करता था कि मेरा स्कोर कितना हो रहा है। तो एग्ज़ाम तक मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि सब इंस्पेक्टर मैं निकाल लूँगा, पर फिर भी मुझे कोशिश करनी थी। मुझे ये था कि मुझे आगे बढ़ना है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करना है। फिर जून 2010 में मैंने कांस्टेबल ज्वाइन कर लिया। उस टाइम पे कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, तो थोड़ी सी हमारी ट्रेनिंग हुई, फिर हमें पुलिस स्टेशन भेज दिया गया था डायरेक्ट। तो नौकरी करता रहा मैं। उसी दौरान मेरा सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया, तो काफ़ी मुझे भी लगा था कि मैंने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है और अब मुझे इधर फोकस करना चाहिए। कॉमनवेल्थ में जब मैंने ड्यूटी की, तो हमारे तब डीसीपी परमादित्य थे, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के। तो उनके साथ मुझे 2 दिन रहने का मौका मिला। तो उस उनके वर्किंग स्टाइल ने, उनके पास इतनी पावर थी, किस तरह से वो चीज़ों को एडजस्ट कर रहे थे। तब एक लाइन खाली रोड पे खाली थी कॉमनवेल्थ के लिए, तो उसको वो कैसे मैनेज कर रहे थे, सब लोगों में किस तरह से ड्यूटी डिवाइड कर रहे थे। तो ये देख के मुझे ऐसे अच्छा लगा कि यार इसके लिए मुझे पढ़ना चाहिए। पर मन में हिम्मत नहीं थी, जैसे एक नॉर्मल गाँव वाले बच्चे के होता है कि पता नहीं हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या ये बड़ी तैयारी है, इसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो था मन में कि यार करें या नहीं करें, ऐसे अधेड़-बुन में ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ती रही। फिर सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग जॉइन की, तो साथ में कई सारे लोग थे जो तैयारी कर रहे थे। तो फिर मैं नेट से, उस वो टाइम था जब मैं पहली बार इंटरनेट से थोड़ा अवेयर हुआ कि सोर्सेज़ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा कि कैसे किया जा सकता है। तो सिलेबस देखने के बाद, इसकी तैयारी जो टॉपर्स ने बताया था, वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि सब इंस्पेक्टर में रहते हुए तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एसएससी निकाल लेता हूँ, वहाँ पे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और अगर आगे मेरा आईएएस ना भी होता है तो भी वर्किंग कंडीशन जो है वो ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस से बेटर हैं, जो एसएससी की इंस्पेक्टर ग्रुप की जॉब्स हैं उनमें। तो एसएससी का एग्ज़ाम दिया मैंने, सीजीएल का। तो पहली बार में मुझे कस्टम्स त्रिवेंद्रम अलॉट हुआ, केरल। तो वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। फिर मैं दोबारा अपीयर हुआ, क्योंकि केरल जाने के बाद मैंने वहाँ पे जब देखा कि मैं अपनी जो जिस पर्पज़ के लिए मैंने दिल्ली पुलिस छोड़ा था, वो उस पर्पज़ मेरा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास मटेरियल की कमी थी। मैं यहाँ से कोरियर से बुक मंगवाता था, फिर मैं मोटिवेट नहीं रह पाता था, क्योंकि मेरे साथ ऐसे कोई कलीग नहीं थे जो प्रिपरेशन कर रहे थे। वहाँ लोकल क्लासेस ज़रूर चल रही थी, 1-2 बार मैंने क्लासेस अटेंड करने की कोशिश की, लेकिन इंग्लिश मीडियम में सारी क्लासेस थी और बाकी वो नॉर्मल एक्सप्लेन करते थे तो मलयालम में कर रहे थे। तो मुझे लगा कि वो क्लासेस मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं, तो मैं दोबारा से फिर सीजीएल में अपीयर हुआ। इनकम टैक्स दिल्ली मैंने फरवरी 2014 में ज्वाइन किया। थॉट यूपीएससी की तैयारी का पहले से था, जब मैं सब इंस्पेक्टर था तब भी कई बार हमारे डीसीपी, एडिशनल सीपी आते थे हमारी परेड देखने के लिए, तो सब लोग हम इकट्ठे होकर उनको सलामी देते थे। वो जब आते थे तो सब कुछ रुकवा दिया जाता था, हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक होती थी। तो मन में था कि यार कर लें, पर डर था कि यार नहीं होगा, बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो लोग शायद अलग होंगे जो कर पा रहे हैं। इस अधेड़-बुन में था। लेकिन यूपीएससी टारगेट ज़रूर था मन में, तो एसएससी दिया उसके लिए 2 बार, और दिल्ली इनकम टैक्स 14 में ज्वाइन किया। उसके बाद में मैंने 13 का अटेम्प्ट भी दिया था, जिसमें मेरा प्री नहीं हुआ था। वो मैंने बिल्कुल भी तैयारी के साथ नहीं दिया, मतलब एवन एक बेसिक लक्ष्मीकांत बुक भी मैंने नहीं पढ़ी थी। ऐसे ही मैंने अटेम्प्ट दिया था कि चलो देके देखते हैं, किसी को मैंने बताया भी नहीं था कि मैं अटेम्प्ट दे रहा हूँ, कि देके देखते हैं कि कैसा सिलेबस है इसका, हम फेस करके देखते हैं प्रीलिम्स की कैसे होता है। 13 वाला में मेरे 42 मार्क्स आए थे जीएस 1 में। सी सेट में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 160 प्लस थे, लेकिन उधर बहुत कम मार्क्स थे। फिर 14 में मैंने फिर से दिया, प्री दिया था, वो भी तैयारी नहीं थी उस टाइम पे भी। इवन मुझे ये भी नहीं पता था 14 वाला अटेम्प्ट जब दिया मैंने कि बुक सिलेक्शन कैसे करना है,
जो एक नॉर्मल सा एक गांव से आया हुआ खुद पे आधा अधूरा भरोसा करने वाला जैसे बच्चे हैं, उस तरह का ही था वो। 2 अटेम्प्ट इस तरह से चले गए। जब 14 का अटेम्प्ट ख़राब हो गया तो उसके बाद मैंने मेरे कलीग्स कई तैयारी कर रहे थे, तो उनसे बात की कि किस तरह से बुक सिलेक्शन किया जाए, स्टडी के घंटों को कैसे समायोजित किया जाए। तो उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। 14 लास्ट में नवंबर या दिसंबर 2014 से मैंने सीरियसली यूपीएससी पे फोकस करना शुरू किया। तब मुझे लगा था कि मुझे यूपीएससी करना है। यहाँ डिपार्टमेंट में भी देखा था, मैं इंस्पेक्टर था। नॉर्मली ग्रामीण बैकग्राउंड में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना ऐसी बड़ी बात मानी जाती है कि हाँ लड़का बहुत अच्छा सेटल हो गया। तो मैं भी खुश था कि मैं, और दिल्ली मुझे जोन मिला था तो मैं खुश था कि दिल्ली मिल गया है, तो अगर आगे नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ खुश रहूँगा। यहाँ आके देखा, जब मैंने आईआरएस जो मेरे ऑफिसर्स थे उनके साथ देखा, उनके काम करने का तरीका देखा, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर देखा कि किस तरह से उनके लिए हर चीज़ अवेलेबल है, वो जिस तरह से काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं, जिस तरह से वो स्टाफ को काम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें कर सकते हैं। वो जैसे एक सर्कल में आईआरएस हैं, तो वो जिस तरह से अपने सर्कल का टारगेट उनके हिसाब से अचीव होता है कि किस तरह से करना है, हमें एडवांस टैक्स जमा कराना है, वो खुद पूरा उनके पूरे कंट्रोल में होता है। तो इतनी अपॉर्चुनिटी देख के लगा कि हमें कोशिश तो करनी चाहिए एटलीस्ट पूरे मन से, बाद में जो होगा देखा जाएगा। दिसंबर 14 में मैंने सीरियसली यूपीएससी पे फोकस करना शुरू किया। तब पहली बार मैंने खुद बैठ के सोचा कि यूपीएससी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि मैं सिलेबस को अच्छे से कर पाऊँ, मैं किस तरह से अपने ऑफिस के साथ अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि शुरू में मैं सुबह उठ के पढ़ने की मुझे आदत थी, तो मैं सुबह उठ के पढ़ता था, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि रात को लेट नाइट तक जगना पड़ता था। तो फिर मैंने अपने स्टडी आवर्स को इस तरह से मैनेज किया कि दोपहर में जब 1-1.5 घंटे का नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिस में लंच ब्रेक होता है, तो मैं 15 मिनट में अपना लंच ख़त्म करके और ऑफिस का ही एक पीसफुल सा कोने में जाके और मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देता था। ऑफिस से जाता और आता, मैं मेट्रो से ट्रैवल करता था, तो अराउंड 40 मिनट एक साइड में मुझे मेट्रो में लगते थे, तो 80 मिनट्स होते हैं। तो उनका मैंने डेली टारगेट बनाना शुरू किया कि जाते टाइम आज मेट्रो में मैं ये चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा, वापस आते टाइम ये कंप्लीट करूँगा, लंच ब्रेक में जो टाइम मिलेगा उसमें ये कंप्लीट करूँगा। तो 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम मैं ऑफिस में ही निकाल पाता था, वो भी बिना मेरी स्टडी को बिना मेरे ऑफिस वर्क को डिस्टर्ब किए हुए। फिर आने के बाद ऑफिस से जब 6-7 बजे मैं घर पहुँचता था, वहाँ से लौटने के बाद जितना मैं पढ़ सकता था, 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, वो उतना मैं स्टडी को देता था। हर सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता था, तो सैटरडे को मैं पूरा रिवाइज पे फोकस करता था, जो मैंने वीक में पढ़ा है उसको पूरे को रिवाइज करता था। संडे में राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था कि जितनी मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर सकता हूँ वो करता था। इस तरह से 15 का अटैम्प्ट दिया, तो 15 में सीसेट के मार्क्स हटा दिए थे, क्वालिफाइंग कर दिया था। तो मैं 1-1.5 नंबर से प्री मेरा मिस हो गया था 15 वाला। फिर लगा कि यार प्री एकदम नज़दीक आ गए हैं, तो अभी तब तक काफ़ी कुछ नॉलेज भी हो गया था एग्ज़ाम के बारे में, पैटर्न के बारे में, किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फिर वहाँ से मैंने सीरियसली राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की। तब मैंने मेंस पे फोकस किया। 15 का प्री खराब होने के बाद मैंने मेंस नहीं हुआ था पर भी मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, क्योंकि कई सारी स्ट्रेटेजी पढ़ी, गौरव अग्रवाल की स्ट्रेटेजी पढ़ी कि इस टाइम पे अगर हम मेंस की हम लिखते रहें तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सोनी सर हैं, आईएएस राजस्थान कैडर के, उनके कई सारे वीडियो में उन्होंने बताया किस तरह से अपनी स्टडी को मैनेज किया जा सकता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की, ऑप्शनल पे फोकस किया, ऐसे पे फोकस किया। जनवरी तक मैं ये करता रहा। फिर मैंने प्रीलिम्स पे फोकस किया, क्योंकि प्री कंटिन्यू से 3 बार मैं प्री नहीं कर पा रहा था, तो प्री बड़ा हर्डल लगने लग गया था। डर लग रहा था प्री का कि अगेन प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो ये सब तैयारी धरी रह जाएगी। तो 15 में मैंने एक गलती की थी कि मैंने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया था, और उसी का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। तो 16 में सबसे पहले मैंने एनवायरनमेंट को ही तैयार किया। जो सोर्सेज थे, शंकर आईएएस वाली बुक पढ़ी मैंने, सेलेक्टिव पढ़ी थी, कुछ एक परीक्षा वाणी की बुक है वो पढ़ी, एक थिंकर आईएएस का ऑनलाइन चैनल है उससे मैंने पढ़ा। तो जितना मैं कर सकता था वो मैंने एनवायरनमेंट के लिए किया। मॉक टेस्ट काफ़ी सारे अटेंड किए मैंने, ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम पे कहीं पे भी मॉक टेस्ट, मार्केट से उठा के मैंने करीब 50 से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन पेपर लगाए। तो 16 वाला जब प्रीलिम्स हुआ तो मैं सब आंसर की से 130 के आसपास स्कोर कर रहा था। तो जब बाहर आके देखा कि कितना, तो सब 110 के आसपास कट ऑफ बता रहे थे, तो लगा कि प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। फिर मैंने जीएस पे फोकस किया कि हाँ अभी हमें जीएस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना हम पढ़ सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। 16 वाला जो अटैम्प्ट था उसमें संस्कृत को लेके मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने तो शास्त्री किया है तो मुझे ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं की। वो शायद मेरी गलती रही कि मेरा स्कोर जो है वो बिलो एवरेज रहा जिस सब्जेक्ट से मैंने ग्रेजुएशन किया है उसमें। जीएस में मैंने कोशिश की लेकिन मैं फॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने कहीं पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था 16 वाले अटैम्प्ट में। किसी से एडवाइस भी नहीं ली थी, मैं थोड़ा साई नेचर का हूँ, तो मैंने अपने क्वेश्चन लिख के भी मैं किसी से चेक नहीं करवाता था कि दूसरे को चेक करवाएंगे तो इतना ख़राब लिखा है कि मुझे खुद से ही अटपटा लग रहा था कि नहीं चेक नहीं करवाते हैं, तो मैं खुद ही उनको चेक करता था। 16 का मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मन में कि हाँ यार जो मैंने मेहनत की है वो रंग ला रही है। तो फिर इंटरव्यू कॉल हुआ, इंटरव्यू पे फोकस किया, कई सारे मॉक टेस्ट दिए,
तब मैं वो टाइम था जब जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, जो पहले के सिलेक्टेड लोग हैं, मैं उनके टच में आया, उनसे बातें हुई। तो 16 का इंटरव्यू दिया और 9-10 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन स्किप हो गया था। तो बुरा लगा, पर ये सेटिस्फेक्शन ज़रूर था कि मैंने कांस्टेबल से अपना करियर शुरू किया था और मैंने सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिया है। और मुझे लग रहा था पर्सनली उसके बाद में मैं कॉन्फिडेंट इतना था कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं सही डायरेक्शन में मेहनत करता जाऊँगा तो मैं सक्सेस तो हो जाऊँगा। हो सकता है मेरा 17 में ना हो तो 18 में हो जाएगा, पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये मुझे भरोसा हो गया था कि मैंने बिना किसी हेल्प के खुद से तैयारी करके जब मैं इंटरव्यू फेस कर सकता हूँ और एक मामूली से अंतर से मैं स्किप हुआ हूँ तो अगला अटेम्प्ट में मैं कर लूँगा। तो इंटरव्यू का जब रिजल्ट आया तो प्रीलिम्स 17 के लिए मात्र 18 दिन बचे थे हमारे पास। तो 1-2 दिन तो निराशा में दिन निकल गए, फिर लगा कि नहीं, जब करना है तो इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं जितना रिवाइज़ कर सकता था सिलेबस को रिवाइज़ किया। 17 का प्रीलिम्स अच्छा हुआ। फिर जो गलतियाँ मैंने 16 वाले अटेम्प्ट में की थी कि जैसे जीएस की मैंने कहीं पे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की थी, संस्कृत की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की थी, मेरी जो गलतियाँ हैं वो मैं लोगों को दिखाने से हिचक रहा था। ये सब गलतियाँ मैंने सुधारी। मैंने निर्माण आईएएस में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया। विजन आईएएस का टेस्ट मैंने मार्केट से उठाया और उसको पूरा लिखा मैंने। संस्कृत का राजेंद्र सर हैं यहाँ पे, उनके यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया। उन्होंने जो गलतियाँ बताई मुझे वो मैंने सुधारी। तो मेंस दिया तो जीएस भी अच्छा हुआ था। मुझे लग रहा है कि 16 और 17 में काफ़ी फ़र्क था जीएस में मेरी राइटिंग में, और संस्कृत को लेके मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मेरा संस्कृत इस बार बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे भी मैंने करीब 12-13 ऐसे लिखे थे एग्ज़ाम से पहले। तो मेंस जिस हिसाब से अगर 16 से कंपेयर करें तो मुझे लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू कॉल तो पक्का हो जाएगा। तो इंटरव्यू कॉल हुआ, फिर फाइनली इंटरव्यू के बाद में 574 मुझे रैंक मिला। तो एक ड्रीम कम ट्रू है, एक मतलब गांव का नॉर्मल सा आदमी जिसने कभी सिविल सर्विस के बारे में नहीं सोचा हो, जो एक कांस्टेबल ज्वाइन करने के लिए यहाँ दिल्ली आता है और वो आईपीएस सेलेक्ट हो जाता है, तो ऑब्वियसली हम सब लोग समझ सकते हैं उसकी फीलिंग को, उसके परिवार की फीलिंग को। जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे दोस्त परिवार मतलब घर में जुलूस सा लग गया था। पापा को जब मैंने बताया तो पापा बोल नहीं पाए थे। करीब 5 मिनट तक वो फ़ोन पे चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोल पाए थे। वो शायद रो रहे थे। अच्छा रहा, जर्नी अच्छी रही, बट इतना है कि हम अगर ठान लें कि हमें कुछ करना है या कुछ अचीव करना है और सही डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो हम हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरे 10th में मात्र 55% मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में 55% है, वरिष्ठ उपाध्याय 12th में मेरे 67% मार्क्स हैं। तो मैं एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट भी आज के हिसाब से कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है अगर मैं एक सही डायरेक्शन लेके हार्ड वर्क करके बिना किसी कोचिंग की कोई ज़्यादा सपोर्ट लिए अगर मैं कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है प्रिपरेशन करने वाला कोई भी आदमी कर सकता है। ज़रूरत है कि हम खुद को अनुशासन में रखें, खुद अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करें। हर आदमी की मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ अलग होती है, उसकी वीकनेस होती है। तो सब हमें हर किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी चाहिए। हम सबकी स्ट्रेटेजी देख सकते हैं, उनसे ओवरव्यू ले सकते हैं। सब्जेक्ट के बारे में हम किसी का जो किन्होंने बताया है कि ये चीज़ें पढ़ के इस तरह से प्रैक्टिस करके हो सकता है, वो चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। पर हमारी लाइफ स्टाइल को यूपीएससी के साथ कैसे कनेक्ट करना है वो हमें खुद को करना पड़ेगा। उसके लिए हम किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर सकते हैं, ना ही वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगी। तो अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए। मुझे लगता है ये जो हम बाहर जाते हैं कोचिंग्स में स्ट्रगल करते हैं, उससे ज़्यादा यूपीएससी की लड़ाई है वो एक बंद से कमरे में बैठ के स्टडी टेबल पे खुद से ज़्यादा लड़ाई है या अंदर से ज़्यादा लड़ाई है कि हम खुद को अगर हमने डाल लिया यूपीएससी के लिए तो हम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं।